तो दोस्तों आइए बात करते हैं प्रकाश की एक महत्वपूर्ण घटना परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। लाइट की नेचर डुअल नेचर होती है, उसके बारे में अपन बात कर ही लिए थे। आइए अब बात करते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन के बारे में। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं लाइट से रिलेटेड, वो कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं। आपको लगता है कि यार इसको सीधा याद कर लेते, इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, रिवाइज करने में आपको मुश्किल से पूरा लाइट चैप्टर 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप पहले पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार फिर रिवाइज करें, उसके बाद दोबारा पढ़ने के लिए आपको इतना टाइम लगने की ज़रूरत है ही नहीं। तो परावर्तन या रिफ्लेक्शन के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन। प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर या सतह से टकरा के वापस लौट जाता है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन या परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ओपेक सरफेस या ओपेक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं। तो किसी अपारदर्शी सतह से जब प्रकाश टकरा के वापस लौट जाता है तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेंगे ना, प्रकाश या परावर्तन पूरी रूप से या पूर्णतः परावर्तन कंप्लीट रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस से होगा? ओपेक सरफेस से, अपारदर्शी सतह से। तो डेफिनेशन याद रखनी है। मैंने 10th क्लास 12th क्लास के बच्चों को डेफिनेशन याद करने में भी दिक्कत आती है, ऐसा फील किया है, ऐसा देखा है। तो देखो डेफिनेशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रकाश की किरण है और ये अपारदर्शी सतह, इससे टकरा के ये वापस आ रही है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाना क्या कहलाएगा? परावर्तन या रिफ्लेक्शन। एक जनरल बात है। आइए अपन कुछ और बातें कर लेते हैं। देखो वस्तुएं या ऑब्जेक्ट जो है वो जब अपन लाइट चैप्टर पढ़ते हैं या कोई एग्ज़ाम भी बात करते हैं तो इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। देखो एक तो है पारदर्शी, ये वर्ड का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। पारभासी, अपारदर्शी, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ये वस्तुएं। पहले इन तीन के बारे में बात करते हैं। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, पारभासी ट्रांसल्यूसेंट और अपारदर्शी ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? सपोज करें ये कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु से प्रकाश आर पार चला जाता है तो ये वस्तु क्या कहलाएगी? पारदर्शी। ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है क्या कहलाता है? पारदर्शी। आई के रेस्पेक्ट में, आँखों के रेस्पेक्ट में बात करें तो किसी वस्तु से अगर अपन देखें या किसी सतह से और आर पार दिखाई दे तो वो सतह क्या होगी? पारदर्शी। पारभासी का मतलब यह है कि इससे कुछ प्रकाश आर पार भी निकल जाता है और कुछ प्रकाश टकरा के वापस आ जाता है। इसमें जो चीज़ें धुंधली वगैरह, जैसे खिड़की के कांच वगैरह आपने देखे हो, तो धुंधली इमेज बनती है, थोड़ा थोड़ा उधर का दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। तो पारभासी में क्या होगा? ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश टकरा के कुछ प्रकाश आर पार निकल जाए और कुछ प्रकाश टकरा के वापस आ जाए। ओपेक बॉडी, ये कोई सरफेस है, इससे प्रकाश टकरा के पूरा का पूरा प्रकाश वापस लौट जाएगा। देखिए आप, प्रकाश आया पूरा का पूरा वापस, मतलब परावर्तन जो है वो कंप्लीट या पूरी रूप से कौन सी सतह से होगा? अपारदर्शी सतह से। दूसरा इंपॉर्टेंट, परावर्तन कौन सी वस्तु या कौन सी सतह से होता है? अपारदर्शी या ओपेक सरफेस से। और क्या अंतर है? आंखों के बारे में मैंने आपको बताया है कि आर पार दिखे पारदर्शी, धुंधला दिखे पारभासी और बिल्कुल आर पार नहीं दिखे तो क्या कहेंगे? अपारदर्शी। जैसे दीवार क्या है? अपारदर्शी। तो रिफ्लेक्शन या परावर्तन ओपेक बॉडी करेगी, हाँ ट्रांसल्यूसेंट भी करती है, लेकिन एक जनरल बात करें तो ओपेक बॉडी ही क्या करेगी? रिफ्लेक्शन करेगी। दो बातें और है दोस्तों, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, लुमिनस और नॉन लुमिनस। सिंपल बात है, जो वस्तुएं अपने स्वयं के प्रकाश से चमकती है वो लुमिनस है।
जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से चमकती है वो लुमिनस है, प्रदीप्त संरचनाएं हैं। सूर्य सन जो है वो कौन सी संरचना है? प्रदीप्त संरचना है। दोस्तों नॉन लुमिनस जो है वो चमकते तो हैं लेकिन स्वयं के प्रकाश से नहीं, किसी दूसरे के प्रकाश की मदद से। जैसे आपको पता है चंद्रमा चमकता तो है लेकिन चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से ही चमकता है। तो चंद्रमा कौन सी वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु। एक और बात, दर्पण के बारे में भी अपन बात कर सकते हैं। दर्पण भी आप देखना प्रकाश उससे टकरा के वापस आता है, चमकता है, शाइन करता है, तो वो भी अपने लाइट से नहीं, सूर्य के प्रकाश या किसी भी प्रकाश की द्वारा ही वो क्या करेगा? चमकेगा। तो 5 वस्तुएं मैंने आपको बताई दोस्तों, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए आप इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें, ऑप्शन में भी कहीं कंफ्यूज नहीं हो। तो ये मैंने आपको 5 के बारे में बता दिया। चंद्रमा कौन सी वस्तु है? अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनस। चंद्रमा चमकता है लेकिन अपने प्रकाश से नहीं, सूर्य के प्रकाश से। तो दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ाई करके हमें प्रदीप्त या लुमिनस बनना है, ताकि अपना खुद का प्रकाश हो, खुद का लाइट हो और अपनी भी चमक हो। ये है नेक्स्ट जो बात अपन बात कर रहे हैं परावर्तन के बारे में। तो दोस्तों आपतित किरण, ये देखो ये कोई सतह है, ये मैंने सतह और ये कंगे जैसी संरचना बना दी, मतलब ये अपारदर्शी सतह है। ये इस सतह के लंबवत खींची गई लाइन क्या कहलाएगी? अभिलंब, नॉर्मल। पहला क्वेश्चन, अभिलंब किसे कहते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, लंब, परपेंडिकुलर। किसी सतह के लंबवत खींची गई लाइन क्या कहलाएगी? अभिलंब। अभिलंब आपको याद रखना है, नॉर्मल जिसको कह रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन है किसी सरफेस पर, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है किसी सोर्स से, तो आपतित किरण इंसिडेंट रे, और यहाँ से टकरा के जा रही है परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। दोस्तों यहाँ पर भी वही सतह है और ये इसको अपारदर्शी बना रखा है। आने वाली किरण इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये वही नॉर्मल है, अभिलंब किसी सतह की लंबवत खींची गई रेखा, और यहाँ से प्रकाश टकरा के या किरण टकरा के वापस चली जाएगी, जिसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है, ये अभिलंब है दोस्तों। इससे बहुत सारे एग्ज़ाम में सवाल आ चुके हैं और गलत भी कर देते हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आपको थोड़ा सा ही लगेगा ओ सेट यार, बी की जगह सी हो गया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए बहुत डीप स्टडी की ज़रूरत है। तो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आई, एंगल आई, जिसको कहेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ध्यान से, आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। इधर देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी कोण, आपतन कोण या परावर्तन कोण मापे जाएंगे, आपको कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल कहाँ से करना है? अभिलंब से। सभी कोणों का मापन कहाँ से किया जाएगा? नॉर्मल से, अभिलंब से। और परावर्तन के बारे में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मैंने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बातें की है। नॉर्मल अगर अपन बात करें, देखो ये बातें मैंने आपको समझाई है, वरना ऐसे बिल्कुल स्पीडली बात करें तो देखो प्रकाश टकरा के वापस आ जाता है, आर पार निकले, थोड़ा उधर चले, थोड़ा वापस आ जाए, ये अपारदर्शी स्वयं के प्रकाश से, और हमें भी ऐसा ही बनना है, अप्रदीप्त या नॉन लुमिनस। और उसके बाद अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, एंगल आई, एंगल आर, और सभी कोणों का मापन कहाँ से करना है? अभिलंब से। आइए और बात करते हैं। तो दोस्तों परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे।
आइए रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है। ये देखिए मैंने सतह को ऐसे पेंट किया है, इसका मतलब ये है कि ये सतह अपारदर्शी ओपेक हो गई। अब इससे प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा। इस सतह के लंबवत या परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक खींची गई लाइन क्या कहलाएगी? अभिलंब या नॉर्मल। यहाँ से आने वाली किरण आपतित किरण इंसिडेंट रे और जाने वाली किरण परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? ये एंगल आई और ये कौन है? एंगल आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दो नियम है दोस्तों। पहला आपको याद रखना है, पहला कौन है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। दूसरा परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरा अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, सेम प्लेन पर होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल थ्री आर लाई ऑन सेम प्लेन। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखो दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया भी था। परावर्तन की घटना में सबसे शानदार बात यह है दोस्तों, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये दूसरा और महत्वपूर्ण जो नियम है परावर्तन का, वो आपको याद रखना है दोस्तों। परावर्तन से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। परावर्तन दो प्रकार का होता है, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। सतत परावर्तन और विसरित परावर्तन। देखो परावर्तन होगा तो अपारदर्शी सतह से, ओपेक सरफेस से, लेकिन अगर वो सरफेस जो है एकदम स्मूथ है, एकदम समतल है, चिकनी है, तो चिकनी सतह से होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर। और अगर वो सतह खुरदरी है और खुरदरी सतह से होने वाला रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विसरित परावर्तन में रेज मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस। खुरदरी सतह होती है, देखो आपको पता है प्रतिबिंब या इमेज बनने के लिए जो किरणें टकरा के वापस आ रही है, यहाँ पर मैं अभी आगे और बात करूँगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बिंब का अगर प्रतिबिंब बनना है तो जिस भी सतह से प्रकाश टकरा के वापस आ रहा है, जो आने वाली परावर्तित किरणें हैं वो आपस में जहाँ पर भी मिलेगी उस जगह पर क्या बनेगा? इमेज। अब चिकनी सतह पर सारी की सारी किरणें जाएगी और परावर्तित होके भी एक जगह आएगी तो क्लियर और अच्छी इमेज बनेगी। खुरदरी सतह पर कोई किरण इधर जा रही है, डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगा। रेज मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। और डिफरेंट डायरेक्शन क्यों होगा? क्योंकि सतह क्या होगी? खुरदरी होगी, उबड़ खाबड़ होगी, तो प्रॉपर तरीके से इमेज नहीं बन पाएगी। प्रॉपर तरीके का मतलब देखो, दीवार और न्यूज़पेपर। अगर आप कांच या मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में बात करें तो दर्पण अपारदर्शी वस्तु है, और अपारदर्शी वस्तु ओपेक बॉडी से रिफ्लेक्शन होगा तो फिर इमेज बननी चाहिए। मिरर में आपको अपनी इमेज दिखती है, लेकिन दीवार और न्यूज़पेपर में नहीं दिखती, क्योंकि मिरर में जो रिफ्लेक्शन परावर्तन होता है वो सतत परावर्तन, और दीवार और न्यूज़पेपर के अंदर आपकी शक्ल इसलिए नहीं दिखती क्योंकि यहाँ पर जो परावर्तन होता है वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन होता है। दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। यहाँ से जो लाइट रे या प्रकाश किरण आ रही है वो है आपतित किरण, और इस अपारदर्शी सतह से टकरा के जब वो वापस जाती है तो इस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे जिस स्पीड से ये प्रकाश किरण आई, क्या टकराने के बाद स्पीड कम हो जाएगी?
इस प्रकाश किरण का जितना तरंग दैर्घ्य था, क्या टकराने के बाद तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा? आने वाली प्रकाश किरण की जितनी आवृत्ति थी, क्या टकराने के बाद बदल जाएगी? आने वाली प्रकाश किरण जो है उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, और टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी कितनी थी? इन चारों बातों के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। कौन कौन सी? प्रकाश का वेग या प्रकाश किरण जिस स्पीड से आ रही है वो, उसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और इंटेंसिटी या तीव्रता। आई का मतलब दोस्तों यहाँ ये है आपतित किरण इंसिडेंट रे, और आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण। देखो, आने वाली किरण, आपतित किरण और टकरा के वापस जाने वाली परावर्तित किरण। v का मतलब है वेग, वेलोसिटी, दोनों का वेग बराबर होगा, दोनों का वेग v है। लैम्डा का मतलब तरंग दैर्घ्य, जिस तरंग दैर्घ्य की किरण आपतित होती है टकरा के भी उसी वेवलेंथ की, दोनों की वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य भी क्या होगी? बराबर होगी। और दोस्तों दोनों जो किरणें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति भी बराबर होगी। बस अंतर सिर्फ आएगा तो आने वाली किरण की, आपतित किरण की तीव्रता ज़्यादा होती है, टकराने के बाद जो परावर्तित किरण है इसकी तीव्रता थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। 4 ऑप्शन देखे कि निम्न में से कौन सा गुण परावर्तन के बाद बदल जाता है, तो आपको याद रखना है तीव्रता। याद रखें, परावर्तन के बाद ना वेग बदलेगा, ना तरंग दैर्घ्य बदलेगी, ना आवृत्ति बदलेगी तो केवल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता बदलेगी। ये कॉन्सेप्ट जो है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थे। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों अब और बात करते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में। किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मैं पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों। परावर्तन या परावर्तन पर आधारित जो है वो दर्पण या मिरर है। आगे अपन बात करेंगे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण कैसा है, गोलीय दर्पण के प्रकार, कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, वो अपन डीप में बात करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपन 0 लेवल से लेकर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कैसा भी सवाल आ जाए, आपका वो सवाल बिल्कुल सही होने वाला है। इस वे में बात कर रहे हैं। जिसको अभी कुछ नहीं पता है तो भी अपन ये नहीं सोचेंगे कि उनको कुछ आता है या ऐसा। कई बार आपने फेल किया हो, जब अपन 6th क्लास में थे और 6th से 7th में आए तो 7th वाले टीचर ने ये बोला कि यार तुमको तो कुछ नहीं आता, तुम्हारा तो बेसिक बहुत कमज़ोर है, पिछले साल तुमने कोई नहीं पढ़ाई की। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तू पढ़ा। साल भर उसने पढ़ाया, फिर अपन 8th क्लास में आ गए। 8th वाले टीचर ने भी वही कहा कि तुमने तो 7th में कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हारा तो बेसिक नॉलेज बहुत कमज़ोर है। फिर ऐसे 9th में, फिर आगे अपन आते ही रहे और हर किसी ने यही बोला कि तुम्हारे को कुछ नहीं आता है, तुम्हारा बेसिक नॉलेज पहले इम्प्रूव करो, फिर चीज़ें समझ में आएगी। तो करवाएगा कौन? तो अपन बिल्कुल 0 लेवल से बात कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि एक बार कछुआ और खरगोश था, दोनों में दौड़ हुई और कछुआ भी दौड़ा, यही अपनी कहानी है। आपको कितना आता है, क्या होगा, कैसे होगा, वो अलग बात है। केवल दौड़ शुरू करनी है, हारना जीतना वो सब सेकेंडरी प्रॉब्लम है। इसीलिए अपन बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल बातें। लाइट के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो किसी भी एग्ज़ाम में आ जाएं, आपसे अब बिल्कुल और बिल्कुल सही होने वाले हैं। तो आइए अपन बात करते हैं इमेज बाय द 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर। 2 समतल दर्पणों को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर ऐसे झुका दिया, एक समतल दर्पण इधर और एक समतल दर्पण इधर, और इन दोनों के बीच का कोण ये थीटा। यहाँ पर भी ऐसे ये समतल दर्पण, ये जो मैं कंगे जैसी संरचना बना रहा हूँ ये है, इसको ओपेक या अपारदर्शी बना रही है। ये देखिए, ये भी समतल दर्पण, ये भी समतल दर्पण, दोनों समतल दर्पण थीटा कोण पर है और ये भी यहाँ पर थीटा एंगल है।
अब एग्ज़ाम में क्या सवाल आते हैं वो बात कर रहे हैं। अगर कोई प्रतिबिंब यहाँ पर है प्लेस्ड सिमेट्रिकली, सममित रूप से व्यवस्थित हो, मतलब इन दोनों दर्पणों का जो बाइसेक्टर है, जहाँ से इन दोनों की दूरी बराबर है, बाइसेक्टर है, उस पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ये फॉर्मूला। बाइसेक्टर ये है, इनको द्विविभाजित करने वाली जो रेखा है वो ये है, और ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर नहीं है, या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, असममित रूप से, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं है, यहाँ है, ये रहा ऑब्जेक्ट। दोस्तों ध्यान से देखें, दो प्लेन मिरर, दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं। पहला ऑप्शन, अगर ऑब्जेक्ट या बिंब या वस्तु दोनों के द्विविभाजन करने वाली रेखा या बाइसेक्टर पर हो या सिमेट्रिकली हो तो नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला ये होगा। अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर नहीं हो के इधर उधर हो, एसिमेट्रिकल हो, तो नंबर ऑफ इमेज या प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला ये होगा। अगर सिमेट्रिकली या सममित रूप से या बाइसेक्टर पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 में थीटा, दोनों के बीच का जो कोण है उसमें से 1 घटा देंगे। आंसर आ जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है। सपोज करो आपको कोई बोले कि दो दर्पण कौन से, प्लेन मिरर, एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हुए हैं और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली या बाइसेक्टर पर है, तो प्रतिबिंबों की संख्या बताओ। तो देखो 60 डिग्री पर है, 60 का भाग देंगे 6 और 1 घटा देंगे, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई, 5। अगर यहाँ पर देखिए थीटा वही 60 डिग्री, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली या बाइसेक्टर पर नहीं है तो 60 से डिवाइड करेंगे, सीधा आंसर 6। मतलब जब ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर है तो 360 बटे थीटा 1 घटा देंगे। ये देखिए बाइसेक्टर लाइन पर है, द्विविभाजन करने वाली रेखा पर है तो -1 रेखा, तो 1 और नहीं करेंगे क्योंकि वो एसिमेट्रिकल है। इस तरीके से आपको कोई भी एंगल दे, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल अगर आपको बताया गया है तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मान लो थीटा ऐसा दे दिया कि जो संख्या आ रही है वो इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पॉइंट्स में आ गई। सपोज करो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ कि इमेज प्रतिबिंब 5.2, तो 5.2 तो इमेज या प्रतिबिंब हो नहीं सकते। तो जब भी अगर ऐसा हो तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो नेक्स्ट पूर्णांक मान लें 5.2, तो नेक्स्ट 5 के बाद कौन सा होगा, 6। 5.1 भी हो ना तो भी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, नेक्स्ट मानना है। ऐसे नहीं है कि 5.5 होगी तब जाके 6 करेंगे, राउंडिंग ऑफ वाली बात नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है, पॉइंट में कुछ भी हो, तो नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट पूर्णांक को अपन क्या मान लेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या। इधर सीधा हो ही गया। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये मैंने बात किया है, यहाँ जो बनाया है ये दर्पण है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। ये जो ऑब्जेक्ट है ओ, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ गति कर रहा है, और समतल दर्पण ड्रेसिंग टेबल के सामने आप देखना, अगर आप जिस स्पीड से जा रहे हैं उसके अंदर आपकी फ़ोटो भी उसी स्पीड से आएगी। तो यहाँ से अगर ये u वेग से जा रहा है तो इमेज या प्रतिबिंब भी u वेग से इसकी तरफ आती हुई दिखाई देगी। आप घर पर जाके एक्सपेरिमेंट करें, घर पर बैठे हैं एक्सपेरिमेंट करें कि आप मिरर की तरफ जाते हैं तो वो भी इधर आता है, आप पीछे जाते हैं वो भी पीछे, और जिस स्पीड से आप जाते हैं उसी स्पीड से, तो ऑब्जेक्ट u वेग से इसकी तरफ आ रहा है तो इमेज भी u वेग से इसकी तरफ आएगी। अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट का वेग जो है u किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष, तो इमेज का भी दर्पण के सापेक्ष तो क्या रहेगा, u ही रहेगा। देखो रिलेशन या सापेक्ष जरूरी है दोस्तों। जैसे सपोज करो मैंने एक लाइन खींच दी और आपसे पूछा कि ये लाइन छोटी है एक बड़ी है, तो जब तक आप किसी के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं कह सकते। आपने कहा कि ये लाइन तो छोटी है, तो आइए मैंने इसके पास एक और छोटी लाइन ड्रॉ कर दी, तो बताओ ये तो बड़ी लाइन हो गई।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु या ऑब्जेक्ट u वेग से दर्पण की तरफ गति कर रहा है तो प्रतिबिंब का वेग, इमेज का वेग बताओ दर्पण के सापेक्ष, मिरर के सापेक्ष, तो मैंने यहाँ सीधा सीधा u लिख दिया है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे आया, ये सब देखे, स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहाँ से देखने वाले को लगेगा कि ये u वेग से आ रही है, लेकिन इसको क्या लगेगा, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का वेग बिंब के सापेक्ष, तो ये ऐड हो जाएगा u और u क्या हो जाएगा 2u। देख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये विद रेस्पेक्ट मिरर आता तो आंसर इसका u है तो इसका भी u होता, क्योंकि दर्पण में ऐसा ही होता है, समतल दर्पण में। लेकिन विद रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर क्या हो गया 2u। एक और कॉन्सेप्ट देखो, आपको किसी ने बोला ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, रेस्ट कंडीशन में है, विराम अवस्था में, u वेग से आप उसकी तरफ मिरर लेके आ रहे हैं, तो अब इस इमेज, जो इसकी इमेज बन रही है, उसका वेग वही ऑब्जेक्ट के सापेक्ष। तो याद रखें दोस्तों, अब दर्पण चल रहा है तो इसका u और इसकी तरफ आ रहा है, तो दोनों में फिर से क्या हो जाएगा 2u। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप याद रखें और अच्छी तरीके से देखें, समझें। विद रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज की स्पीड, अगर दर्पण स्थिर है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो जितनी उसकी स्पीड है उसका डबल कर लो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो जिस स्पीड से दर्पण चल रहा है उसका डबल कर लो, बात एक ही है। आप दर्पण की तरफ जिस स्पीड पे जाओ उसी स्पीड से अगर दर्पण आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आपको कोई ऐसे कह दे कि आपकी हाइट h है, अब आपके सामने किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक प्लेन मिरर रखना है। आपकी हाइट h है, आपके सामने एक प्लेन मिरर रखना है और हम चाहते हैं कि उस प्लेन मिरर में आपकी पूरी इमेज बने, आपका पूरा प्रतिबिंब बने। तो इस प्लेन मिरर की हाइट या ऊंचाई कम से कम आपकी ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बनाने के लिए मिरर की हाइट कम से कम उस इमेज की हाइट के अगर आधी है तो पूरी इमेज बन जाएगी, इससे कम है तो फिर नहीं बनेगी, ज़्यादा है तो आराम से बनेगी। कम से कम h/2। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और है, ये देखिए, ये है दीवार और दीवार की हाइट है h। सपोज करें ये आपका रूम है, ये रूम के आपकी पीछे वाली दीवार है ये। इस रूम की अगली दीवार पर एक मिरर है और आप इस रूम के बिल्कुल मिड पॉइंट पर, आपके यहाँ से जितना इधर ये दीवार है उतना ही दीवार पर जिस पर मिरर है वो है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि इस मिरर में पीछे वाली दीवार की फोटो पूरी आ जाए, आपकी फोटो नहीं, पीछे वाली दीवार की फोटो। इसके लिए आपके मिरर की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, h/3। दोस्तों 5 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये सारे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये देख लीजिए, नंबर ऑफ इमेज वाला कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, पूर्णांक नहीं आया तो नेक्स्ट इंटीजर नेक्स्ट पूर्णांक में बदल लेना है। स्पीड के बारे में ध्यान रखना है। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जैसे ही बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 2u। और अगर आपकी हाइट पूरी की पूरी की इमेज आपको दिखनी चाहिए मिरर में तो h/2 हाइट का मिरर होना चाहिए। आप मिड पॉइंट पर हो, पीछे वाली दीवार मिरर में पूरी दिखनी चाहिए तो दीवार पर मिरर h/3 होना चाहिए। ये मिरर और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने एक जगह करके बताया है। अब अपन ट्रेडिशनल चीज़ें, समतल दर्पण, UV, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वो भी बात करेंगे। लेकिन
परावर्तन के शुरुआत में ही प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आइए कुछ जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में और बात करते हैं।